हेलो माय डियर फ्रेंड्स, काशी हिंदी संस्थान में हमारे सभी विद्यार्थीगणों का परम स्वागत है। दूसरे अंकों में आप लोगों ने सारी बात देख ली अच्छी तरीके से कि किस प्रकार से माँ अपनी प्यारी बिटिया को सहारा देती है। अब मैं तीसरे अंक की ओर बढ़ रहा हूँ। कई साल बीत जाते हैं बच्चों, ध्यान दो। इस अंक में यानी कुछ वर्ष और बीतने के बाद की घटना है। अब ध्यान देने की बात है प्यारे बच्चों, इस नाटक के तीसरे अंक में या आप कह लो अंतिम अंक में कुछ वर्षों के बाद मंच पर उसी कमरे का दृश्य दिखाई देता है। कमरे में सब कुछ जर्जर व अव्यस्त हालत में है। एक दो टूटे फूटे बर्तन व फटे मैले वस्त्र दिखाई देते हैं। कमरे में कोई नहीं है। मातुल भीगे स्वरूप वस्त्रों में बैसाखी के सहारे चलकर आता है और मल्लिका को आवाज देता है। वह मल्लिका को बताता है कि किस प्रकार महल में वह अपना एक पैर तुड़वा कर आया है। राजप्रसाद में उसकी इतनी भाव भगत होती थी कि वो परेशान हो जाता था। आगे पीछे सेवक रहते थे, लोग झुककर वंदना करते थे। वह बार बार स्वयं को छू कर देखता था कि उसका शरीर पत्थर की मूर्तियों की तरह तो नहीं हो गया है, जैसे मंदिरों में देवी देवताओं का होता है। पर अब यहाँ आकर उसे सुख का अनुभव हो रहा है। मातुल चूल्हे की ओर देखकर मल्लिका से कहता है कि उसने घर की क्या दशा कर दी है। माँ के न रहने से घर अव्यवस्थित हो गया है। उसने प्रियंग मंजरी द्वारा भेजे वस्त्र व स्वर्ण मुद्राएं भी लौटा दी। घर का परिसंस्कार करवाने से भी मना कर दिया। मल्लिका कहती है कि उसे उनकी आवश्यकता नहीं थी। वह मल्लिका को बताता है कि सम्राट का निधन हो गया है, कश्मीर में विद्रोही शक्तियां सिर उठा रही हैं और सुना है कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया है। लोगों से भी पता चला है कि वह उज्जैनी नहीं गया, उसने संन्यास ले लिया है और काशी चला गया है। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, पर सत्य यही है, उसने संन्यास ले लिया है। ध्यान देने की बात है बच्चों, बड़ी मार्मिक बातें यहाँ देखने को मिल रही हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। इधर जो इसकी माता श्री थी अंबिका, वह गुजर गई, बहुत परिवर्तन हो गया। मल्लिका का जीवन पार्थक्य और अकेलेपन जैसा जिंदगी हो गया। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं अभी तक जो नहीं कही। यह पंक्तियां निराला की याद आ गई मुझको बच्चों, यानी निराला की पंक्तियां। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं अभी तक जो नहीं कही। मल्लिका का जीवन ऐसा ही हो चुका है, बड़ा कष्टकारक हो चुका है बच्चों। यानी वह झोपड़ी जर्जर हो चुकी है। बल्कि विलोम कह रहा है, अरे इसको बनवा ली होती तो अच्छा होता ना, बात अगर मान ली होती तो अच्छा होता, लेकिन मानी नहीं। और उधर उसी बीच में वह आकर के मातुल जो आकर बताता है क्या सुख है राजकीय सुख में। वहां पर बहुत सुख है। कालिदास यानी मातृगुप्त के अंतर्गत वो वहां पर गया था राजमहल में, बहुत सुख का प्राप्त किया। सुख क्या, दिन भर तमाम नौकर चाकर लगे हुए हैं, लोग वंदना कर रहे हैं। उसको ऐसा था कहीं मैं तो पत्थर नहीं हो गया, मूर्ति की तरह मेरी पूजा हो रही है दिन रात। उसको विश्वास नहीं हो रहा है। एक दिन क्या हुआ कि उठ कर करके वो दौड़ना चाहा बेचारा और उसमें पैर टूट गया। कोई बोला मैं पैर टूटवा करके आया हूँ। यानी इतना सुख की हमारे लिए वो सुख जो है असहनीय था, पीड़ा बन गया था।
आज यानी वहां वापस आ गया अपने गांव में, कहा कि नहीं इतना सुख मुझको नहीं चाहिए, अभ्यास नहीं इतना सुख भोगने का। भाई जो इतना सुख न भोगा हो, अचानक उसको राजमहल राजा बना दिया जाए तो दुख तो होगा ही। इधर उसकी माँ भी एक्सपायर कर गई, बहुत दुखी है, तमाम कष्ट है मल्लिका के जीवन में। लेकिन यही होता है बच्चों, जयशंकर प्रसाद की एक मुझे आ गई यार, बहुत गजब की ध्यान दें। वैसे प्रसाद जैसा प्रेम का पारखी कभी इस मॉडर्न जमाने में कोई पैदा नहीं हुआ। जयशंकर प्रसाद जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। पूरा आंसू खंड काव्य पढ़ा तो तबीयत मस्त हो जाती है। दुख किसे कहते हैं, प्रेम क्या होता है, क्या सुंदर मूल्यांकन उन्होंने जगह जगह किया है। मुझको वो पंक्तियां, साथ की पंक्तियां भूलती नहीं जल्दी, याद आ जाती है, याद रहती है। एक और पंक्ति में सुना दूं प्रसाद की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन तक आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। यानी प्रेम के आलिंगन तक आते आते मानो वह स्वप्न का यानी जो मधुर मिलन था वह भी चला गया। क्या भाव है, क्या प्रेम का दर्शन है जैसे प्रसाद। वही बातें यहाँ पर भी बच्चों, प्रेम में समर्पण होना चाहिए। और उस एक बात लिखा था प्रसाद ने कहानी में एक जगह, प्रेम और सुख का एक पल दुख के लंबे जीवन से, लंबे दास्तान से कहीं अधिक आनंददायक होती है। प्रेम के एक पल के लम्हे के आधार पर जीवन के पूरे दुख को काटा जा सकता है। धन्य हो प्रसाद, क्या जीवन का मूल्यांकन तुमने किया। इतना बड़ा राइटिंग इस मॉडर्न जमाने में कोई मैं बताऊं पैदा ही नहीं। प्रसाद जैसा राइटर, उनकी कविताओं में जो दम है बच्चों कहीं नहीं, और वो भी काशी की थी। याद रखना, ये साधारण स्त्री नहीं है, मैं बार बार कह देता हूँ। यानी काशी में यह गजब का प्रसाद है। काशी में काशीनाथ का, विश्वनाथ का गजब का प्रसाद है। यानी प्रेमचंद को प्रेमचंद बना दिया, इस काशी नगरी ने बना दिया। और इसी काशी नगरी ने जयशंकर प्रसाद यानी काशी विश्वनाथ के प्रसाद के कारण जयशंकर प्रसाद यानी मानो जयशंकर। वाकई बच्चों, उसी काशी में ये मातृगुप्त भी साधना करने के लिए जाता है बच्चों, सोचने वाली बात है। क्या काशी से संपर्क बनने जा रहे हैं, और उसी काशी से हिंदी संस्थान में आपको पढ़ने का मौका भी मिल रहा है, अवसर मिल रहा है। काशी हिंदी संस्थान, इसका प्रसाद यानी मैं बार बार कहता हूँ, यानी ये काशी हिंदी संस्थान का उद्भव और विकास ही संपूर्ण भारत में हिंदी में एक नवजागरण की भावना को पैदा करना है। आज हिंदी की जो दुर्दशा है बच्चों ना, जो मुझे कष्ट होता है, इसकी भी बात में थोड़ा थोड़ा कर दे रहा हूँ आप लोगों को। बड़ा दुख होता है कि बीच बीच में सब लोग, द्विवेदी जी की पंक्तियां मुझे याद आती है। हिंदी भाषा के, हिंदी साहित्य का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है बच्चों, हिंदी भाषा भाषी बनकर सामने आ रहा है। जिनको ठीक से अंग्रेजी नहीं लिखनी आती है, कोई फॉर्म भरने जाता है, चाहे किसी कंपटीशन का फॉर्म हो, चाहे किसी बैंक में हो, चाहे रेलवे में, वो इंग्लिश में लिखने नहीं आता, इंग्लिश में दूसरे से फॉर्म भरवाते हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। कभी नहीं। निज भाषा उन्नति है, ध्यान सुनो, आज मैं कुछ बोलूंगा विशेष। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं ये कोसो। ये भारती हरिश्चंद्र की बात है, और भारती हरिश्चंद्र भी काशी से जुड़े हैं बच्चों। धन्य काशी, मैंने बताया ना, जितने महानतम, अब मैं ये बात बार बार नहीं बोलना चाहिए क्योंकि भाई काशी का हिंदी साहित्य के लिए बहुत बड़ा योगदान है। बच्चों, हिंदी के विकास में आप सभी को जुड़ जाना है और उसका प्रचार करना है जमकर। और काशी हिंदी संस्थान का भी प्रचार आप लोगों के कंधों पर है बच्चों, ध्यान देने की बात है। अब मैं बता रहा था यहाँ पर कि
मल्लिका कितना दुख भरी जीवन यापन कर रही है। आगे बच्चों को उसके बाद आगे, यानी अब इधर क्या होता है, बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। मानो मल्लिका स्वयं से बात कर रही, उसमें उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है कि सत्य यही है कि उसने संन्यास ले लिया है। मल्लिका इस बात पर विश्वास नहीं करती कि भटकता हुआ चला जाता है। मल्लिका स्वयं से बातें करते हुए कालिदास को याद करती है कि वो उनसे उनके जीवन में नहीं रही, पर वो हमेशा उसके जीवन में बने रहे हैं। उसने उन्हें कभी अपने से दूर नहीं होने दिया। वह इतने वर्षों इतने कष्टों में रही, क्या क्या से क्या हो गई। वह पालने की ओर देखते हुए कहती है कि वह मल्लिका है जो धीरे धीरे, ध्यान देने की बात है, बड़ी हो रही है। वह कहती है कि उसने सुना था कालिदास कहती है, वह में जीती रही, वह में जीती रही ताकि कालिदास कुछ बन सके। वो पूछती है कि क्या संन्यास लेकर कालिदास उसे उसकी सत्ता के बोध से वंचित कर देंगे। ध्यान देने की परम आवश्यकता है बच्चों। आज मल्लिका बहुत दुखी हो गई है। वैसे भी मल्लिका परिस्थितियों की मारी हुई है। जब सब कुछ ठीक नहीं चलता है ना बच्चों, वाकई जीवन संघर्ष और कष्ट में हो जाता है। एक बात यह भी है, उसके पास एक कन्या है। तो आपको अचानक आश्चर्य होगी, कन्या किसकी है? मल्लिका की है। मल्लिका ने एक पुत्री को जन्म दी है, और पुत्री किसकी है? विलोम की है। यानी वही विलोम, यानी विलोम की बातें यहाँ पर आई है, उसके मूल्यांकन से बाद में करूंगा। वह कन्या है। आज उस कन्या को जब यहाँ पर बातें हो रही तो पालने में देखती है और सोचती है कहीं एक मल्लिका को मैं जन्म दी हूँ, अपने जैसी पुत्री को जन्म दी है, एक मल्लिका पालने में बड़ी हो रही है। आज वो ये भी सोच रही है, कालिदास को मैं इसलिए भेजी थी उनका चौमुखी विकास, उनके साहित्य का विकास हो। लेकिन कालिदास जी ने साहित्य का विकास तो अवश्य किए, लेकिन क्या जीवन से इस तरह से मुख मोड़ लेंगे, सन्यासी बन जाएंगे, काशी में साधना रत हो जाएंगे? आज इस बात पर थोड़ा उसे दुख हो रहा है कि मैंने जीवन अपना उनके लिए होम कर दी हूँ, यह जीवन सर्वस्वाहा कर दी कालिदास के विकास के लिए, कि आज वही कालिदास क्या इस तरह से पलायनवादी हो जाएंगे? वो तमाम बातों को अपने आप में सोच रही है। कौन बच्चों? ध्यान दो, कौन? मल्लिका। आज बड़ी दुखी बच्चों, आषाढ़ का दिन है। ध्यान दो बच्चों, आज भी वही आषाढ़ का एक दिन जहां से घटनाक्रम प्रारंभ हुआ था। ध्यान दो, आषाढ़ का दिन है, मेघ गरज रहे हैं, वर्षा हो रही है। तभी छत बिछत अवस्था में कालिदास का प्रवेश होता है। ध्यान देने की बात बड़ी मजेदार है। आखिर मुलाकात हो गई, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई। मल्लिका के जीवन में जिस घड़ी का इंतजार था, आखिर में वो घड़ी आ गई। आज उसकी दर्शन करने की जो लालसा थी, जो कामना थी, मन में सजोई थी, एक बार और कालिदास से दर्शन तो कम से कम हो जाता। आज दर्शन की प्रक्रिया पूरी हो गई। जैसे जिस आषाढ़ के दिन में एक बार मिली थी, वही तेज वर्षा,
क्या हिलोरें चल रही थी, दोनों मिले थे। वह पर्वत की चिनाएं थी। आज भी आषाढ़ का दिन, आज भी हवाएं चल रही है, बादल गरज रहे हैं, तेज मूसलाधार वृष्टि। और शत विचित अवस्था में कालिदास का प्रवेश होता है। मल्लिका जड़ से उसे देखती रहती है। कालिदास कहते हैं कि उन्हें न पहचानना स्वाभाविक है, क्योंकि वह पहले जैसा नहीं रहे। आज वह स्वयं को भी नहीं पहचानते, पर वह भी पहले जैसी नहीं रही, बदल गई है। मल्लिका को कालिदास का आना एक स्वप्न लग रहा है। कालिदास कहते हैं वह यहाँ के यथार्थ को देखने आए हैं। वह वर्षा में भीग गए हैं, पर वर्षा ने थकान मिटा दी है। एक बात आज मल्लिका की याद आई है, मल्लिका के दुखों को आत्मसात कर लिया है। कालिदास भी बहुत दुखी है, और कालिदास ये भी कहते हैं मुझको नहीं पहचानी तुमने, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं, जबकि पहचान रही है। वो तो आश्चर्य के भाव से देख रही है, जैसे कोई भक्त जिस भगवान की अर्चना में लीन हो, अगर वह भगवान दर्शन दे दे, स्वप्न में भी दर्शन दे दे, तो निश्चित रूप से प्यारे बच्चों आश्चर्य होता है। आंखों की पलकें गिरती ही नहीं। आज वही हालत है मल्लिका की। कालिदास को देखने के बाद में उसकी पलकें गिर नहीं रही है, और कालिदास समझ रहे हैं भाई तुम मुझको पहचान नहीं रही हो क्या। क्योंकि पहचान रही ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज उसकी मनोकामना जैसे पूर्ण हो गई। अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा है क्या वही कालिदास है। तो कालिदास भी कहते तुम एकदम बदल गई हो, कैसी हो गई हो। वह भी दुखी है। जिस मल्लिका को मैं छोड़कर गया था, आज वह मल्लिका बहुत कष्ट है। और ये भी मानते हैं उसकी इस अवस्था का अगर कोई जिम्मेदार है तो वह स्वयं है। बात सही है बच्चों। अगर विवाह हुआ होता तो परिस्थितियां कुछ और होती, लेकिन नहीं। मल्लिका का प्रेम अधिक महत्वपूर्ण है यहाँ पर बच्चों। कालिदास को कालिदास बनाने में कहीं मल्लिका की भूमिका रही। आगे ध्यान। और कालिदास बहुत थके हुए थे बेचारे, लेकिन वर्षा में इतने भीगे हैं, भीगने के बाद में वह थकावट उनकी दूर हो गई बच्चों। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उनकी जो थकावट थी दूर हो गई। इसके बाद ध्यान देने की बात है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है बच्चों। मल्लिका कालिदास को बताती है कि बहुत दिन इधर उधर भटकने के बाद वह वहां आए हैं। ध्यान बच्चों, यानी एक बात जान लो, कालिदास मल्लिका क्या बताते हैं, बहुत भटके हैं यहाँ वहां। तब आज मल्लिका से मिलने आए। सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया है। कश्मीर में लोग सोचते हैं कि उन्होंने संन्यास ले लिया, पर भी केवल मात्र गुप्त के शरीर से मुक्त हुए। कितनी बड़ी बात है। जो मात्र गुप्त उनको बनाया गया था, मात्र गुप्त उपनाम से, इस उपाधि से शासन करते थे। आज कहते हैं कि मैंने वह भी परित्याग कर दिया। सारे राजकीय सुख, सारी भौतिक सुखों का उन्होंने परित्याग किया। यही जीवन होना चाहिए बच्चों। यानी कालिदास ने वास्तविक जीवन की ओर आने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं लोभ लिप्सा से दूर हो गया, बच गया। उन्हें यहाँ की एक एक वस्तु का स्मरण है। मल्लिका की आंखों का रूप, उनकी स्मृति ये आज भी अंकित है। मल्लिका बहुत सुंदर सुंदर थी, जैसे राम वैसी सुंदरता थी। मल्लिका की आंखें बड़ी सुंदर थी, कालिदास कहते हैं कि उसकी आंखें आज भी उसके हृदय पटल पर और उसके मस्तिष्क पर अंकित है। मानो कोई चित्र की हो, इतनी खूबसूरत उसकी आंखें थी। इस प्रकार ध्यान देने की बात है। कभी कोई द्वार खटखटाता है, कालिदास द्वार खोलने जाने लगते हैं, पर मल्लिका रोक लेती है।
वह कालिदास को आसन पर बैठने को कहती है। वह दीर्घ निश्वास छोड़कर आसन पर बैठ जाती। थोड़ी दूरी पर मल्लिका घुटनों पर बाहें रखकर बैठ जाती। ध्यान, यानी अंदर से किवाड़ बंद है, बाहर से कोई खड़ाता है, वह दरवाजा नहीं खोलती है। अंदर कालिदास आराम से बैठाती है तो कालिदास को देख मानो प्रेम का उसका भाव आज पूरा हो गया। आगे ध्यान बच्चों, कालिदास मल्लिका से कहते हैं कि उन्होंने अपने संबंध में सोचा और इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि अंबिका ठीक कहती थी। उनके यहाँ से न जाने की इच्छा का एक कारण यह भी था कि उन्हें अपने पर विश्वास नहीं था। यहाँ अभाव भर्सना का जीवन जिया है। इस प्रकार से बच्चों आज उसको यानी कालिदास अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं और अंबिका के बारे में कहते हैं कि अंबिका वाकई जीवन की आदर्श और यथार्थ को जानती थी। आज उसकी बातों को याद कर रहे हैं। तीसरा अंग जो है, अगर देखा जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी पूरे नाटक का निचोड़ और नाटक का पूरा एक प्रकार से प्रारूप जो हम कह सकते हैं, उसकी प्रक्रिया जो कह सकते हो, तीसरे अंग में कहीं कहीं समाहित है। बच्चों, कालिदास मल्लिका से कहते हैं कि उन्होंने अपने संबंध में सोचा और इसी निष्कर्ष पहुंचे कि अंबिका ठीक कहती थी। उनके यहाँ से न जाने की इच्छा का एक कारण यह भी था कि उन्हें अपने पर विश्वास नहीं था। यहाँ अभाव भर्सना का जीवन जिया है, वहां प्रतिष्ठा व सम्मान पाकर कहीं उनके जीवन की दिशा न बदल जाए। वही भी हुआ बच्चों, यानी वाकई कालिदास उज्जैनी पहुंचने के बाद वह मात्र गुप्त के रूप में परिवर्तित हुए और कश्मीर के यानी प्रशासक बनाए गए, राजा बनाए गए। तो वाकई कहा जाता है बच्चों, प्रभुता पाई काई मद नाही। पद प्रतिष्ठा पाने के बाद बड़े ऐसे बड़े लोग बदल जाते हैं। आज वही स्थिति कालिदास की है। कालिदास मात्र गुप्त रूप में कश्मीर राजा हो जाते हैं और पूरी की पूरी व्यवस्था बदल जाती है। लेकिन वो भूलते नहीं है मल्लिका को, क्योंकि मल्लिका का प्रेम उनको भूलने नहीं देता है। यहाँ भाव भर्सना का जीवन जिया था उन्होंने, वहां प्रतिष्ठा और सम्मान पाकर कहीं उनके जीवन की दिशा न बदल जाए। तो बात सोच रहे थे कि वैसा ही हुआ। उन्हें कश्मीर का शासन संभालने जाने के बाद शायद कहीं यह भाव भी छिपा था कि जिन लोगों ने उनका उपहास उड़ाया वह उनसे प्रतिशोध ले सके। उन्होंने सोचा कि यदि वो अपने को बदलने का प्रयत्न करें तो सुखी हो सकते हैं, पर वो अपने को उस वातावरण में ढाल नहीं सके, इसलिए सुखी नहीं हुए। एक राज्याधिकारी का कार्यक्षेत्र उनके कार्यक्षेत्र से भिन्न था। उन्हें अनुभव होता था कि प्रभुता व सुविधा के मुंह में पड़कर वह इस गलत क्षेत्र में आ गए हैं। लगता था आज नहीं तो कल वह दिन आएगा जब वह परिस्थितियों को अपने वश में कर लेंगे, पर वह कल कभी नहीं आया और एक दिन उन्होंने स्वयं को सर्वथा टूटा हुआ। बच्चों, एक बात मैं बता दूं, जो लोग साहित्य के प्रेमी होते हैं, जो लोग धर्म के प्रेमी होते हैं, उनको धन की लोलुपता बाध नहीं सकती, पद प्रतिष्ठा बाध नहीं सकता। और आज वही बात है। कालिदास जब देख लिए, वह बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि पद प्रतिष्ठा पाने के बाद में उसको भी परित्याग कर दें। कालिदास ने पद प्रतिष्ठा को भी ठुकरा दिया। उनके लिए साहित्य महत्वपूर्ण थी, प्रकृति महत्वपूर्ण थी और कहीं कहीं मल्लिका से मुलाकात भी महत्वपूर्ण थी। तो जिस प्रेयसी को वह छोड़ करके फटेहाल जिंदगी में आए थे,
आज उसकी स्थिति का जायजा लेना, उसकी स्थिति का मूल्यांकन करना कालिदास के जीवन का कहीं एक न पाठ था बच्चों। बात समझ आई आप लोगों को? ध्यान दें। कश्मीर जाते समय कालिदास इस प्रदेश से होकर नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि यहाँ की पर्वत श्रृंखला, घाटी व प्रकृति उन्हें मुक्त प्रसन्न करेगी, लेकिन यहाँ आकर उन्हें अपने से ही उदासीनता होने लगी, क्योंकि यहाँ के लोग उनके आने पर उत्सव मनाने लगे। वो नहीं चाहते थे कि मल्लिका का सामना करना पड़े, उसकी आंखें उन्हें विचलित करें। ऊपर से दूसरे लोग भी उसके विषय में क्या कहेंगे, वह यही सोचकर यहाँ से चले गए कि एक कल ऐसा अवश्य आएगा जब वह अपने मन के द्वंद्व पर विश्वास दिला सकेंगे। पर वो कहते हैं कि आज यहाँ आकर व्यस्तता का बोध हो रहा है, क्योंकि वह द्वंद्व एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होता। इस सत्य पर वह विचार नहीं किया था। यानी बच्चों, वो सोचे थे कि मल्लिका से मिलूंगा तो मल्लिका को बहुत कष्ट होगा, लेकिन नहीं मिलूंगा तो मेरे मन में अंतर द्वंद्व चलता रहेगा कि मल्लिका देखा नहीं, मल्लिका से मिला नहीं, क्या बीतेगा मल्लिका पर। इस भाव से आकर के मिलते हैं, लेकिन मन में दुख है, बेचैनी है, क्योंकि मल्लिका की जो हालत है, मल्लिका की जो आर्थिक स्थिति है, जो उसकी सामाजिक स्थिति है, बहुत कुछ बिगड़ चुका है, बहुत कुछ मल्लिका खो चुकी है, ऐसे उनको आभास होता है। और ये मानते हैं कालिदास जी, आज मल्लिका के जीवन में जो कुछ हुआ है, उसकी आर्थिक परिस्थिति में जो बदलाव आया, सामाजिक जीवन में बदलाव आया, उसके लिए कोई जिम्मेदार है वो स्वयं है। बात भी सी बच्चों, इस तरीके से ये जो मल्लिका के ऊपर बीता है, उसके लिए जिम्मेदार भी कहीं कहीं कालिदास है। बात मानना पड़ेगा आप लोगों को भी। हाँ बच्चों, आगे कालिदास भी, यानी कालिदास जी मल्लिका को बताते हैं कि उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसा ग्रंथ यहाँ की पृष्ठभूमि था, यहाँ के जीवन के संबंध के आधार पर लिखा है। इन ग्रंथों में कुमार संभव, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम में मल्लिका, कीर के उमा, यक्षिणी और शकुंतला है। यानी एक बहुत बड़ी बात होती है बच्चों, जिस प्रेयसी को छोड़ करके आए थे कालिदास, जिस प्रेयसी को, जिस प्रेमिका को छोड़ करके आए थे, उनके जीवन की कहीं कहीं अंश थी, उनके हृदय में एक जगह स्थान जमा कर रखी थी। कालिदास स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मैंने जो विज्ञान शाकुंतलम लिखा, जो कुमार संभव लिखा, जो मेघदूतम लिखा, सारी किताबों में कहीं न कहीं जो नायिकाएं आई हैं, कहीं उमा के रूप में, कहीं यक्षिणी के रूप में और कहीं शकुंतला के रूप में, वह शकुंतला के रूप में भी जो आई है, वो नायिका कौन है? अरे कालिदास की हृदय की वो टुकड़ी, यानी हृदय का वो टुकड़ा मल्लिका है। इसलिए मल्लिका बड़ी रोचकता के साथ उनके साहित्य को, हर साहित्य को पढ़ती है। यह बात कालिदास ने वर्णन में बता भी दिया कि शायद, और वही उस प्रेम का आभास था, क्योंकि यह वही जानता है, कालिदास ने तो उस प्रेम के माध्यम से गुजरे हुए थे। जिसे प्रसाद जी ने लिखा है ना आंसू खंडकाव्य में, जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में इसलिए छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। वो आज बरसने आई है दुर्दिन में, यानी मन की व्यथा कभी जाती नहीं है, वही व्यथा किसी न किसी रूप में परिणित हो जाती है, बदल जाती है। आज वही स्थिति है बच्चों। कौन सी स्थिति? वह भूल नहीं पाए थे मल्लिका को, वही मल्लिका उनके साहित्य की पृष्ठभूमि में, उनकी आत्मा में, उनकी कलम की लेखनी में विराजमान हो गई है। किसी न किसी रूप में कालिदास ने स्वयं स्वीकार किया, उमा और यक्षिणी और शकुंतला तो कोई और नहीं है बच्चों, वह मल्लिका ही है। आज देखा जाए मल्लिका का वो प्रेम अमर हो गया। क्या सुंदर भाव बच्चों। उन्होंने अपने और मल्लिका के जीवन के इतिहास को ही इन रचनाओं में दोहराया है। रघुवंश में अज का विलाप उन्हीं की वेदना की अभिव्यक्ति है। क्या सुंदर बात है। उन्होंने कहा, रघुवंशम किताब जो उन्होंने लिखा,
उनमें उनकी खुद का विलाप है, यानी अज ने विलाप जो किया है मानो वह कालिदास जी मल्लिका के लिए विलाप किए हो, मल्लिका की विरह वेदना का विलाप है। क्या सुंदर कल्पना है बच्चों, ध्यान देने की बात है। वह चाहते थे कि मल्लिका उन्हें पढ़े, ध्यान दो, मल्लिका इन्हें पढ़े और मल्लिका पढ़ती भी थी बच्चों। जितनी भी रचनाएं कालिदास ने लिखा वो सारी रचनाओं को मल्लिका एक एक करके पढ़ती थी, बराबर पढ़ती थी, बड़े प्रेम से पढ़ती थी, समझती थी वाकई कालिदास किस तरह से कुशल रचनाकार शिल्पकार है। मल्लिका उन्हें पढ़े, लेकिन जब उन्हें मल्लिका से ज्ञात होता है कि उसने उज्जैनी के व्यवसायियों से वे प्रतिलिपियां मंगवाई है, तब कालिदास दुखी मन से कहते हैं कि उन्हें वर्षों पहले ही यहाँ लौट आना चाहिए था, ताकि वह यहाँ वह सब लिख पाते जो आज तक नहीं लिख पाए, जो मेघों की तरह उनके भीतर घुमड़ रहा था लेकिन बरस नहीं पाया। आज सोच रहे हैं कि अपनी गलतियों पर पछतावा भी हो रहा है, क्यों मैं बहुत पहले नहीं आ गया, अगर मल्लिका से मिल गया होता तो आज मेरे अंदर जो पहले जो दुख की धारा, जो कष्ट, जो बादल के रूप में जो गरज रहे थे, कहीं न कहीं आषाढ़ के महीने में फिर बरसात भी होता, उसी प्रेम का बरसात। ध्यान देना बच्चों, बड़ी रोचक पटकथा चल रही है इस समय, कालिदास और मल्लिका के बीच में, नायक और नायिका के बीच में वार्तालाप हो रहा है। धन्य है पटकथा, धन्य हो मोहन राकेश। आगे बच्चों, कालिदास आसन पर रखे ग्रंथ को उठाकर देखते हैं, उसे मल्लिका ने अपने हाथ से बनाकर सिया था ताकि वह उन पृष्ठों पर एक महाकाव्य रचना करे। कालिदास उन्हें पलट कर देखते हैं कि कई जगह उन पृष्ठों पर मल्लिका के गिरे आंसू बहुत कुछ कह रहे थे, कहीं पर नाखूनों के घर की सीलन आदि के निशान थे। वह कहते हैं कि आज से पृष्ठ कोरे नहीं रह गए, इनमें तो महाकाव्य की रचना हो चुकी है, इन पर अब नया कुछ नहीं लिखा जा सकता। तो मल्लिका की ओर मुड़कर कहते हैं कि इससे आगे भी जीवन शेष है, फिर से जीवन आरंभ किया जा सकता है। यानी आज वह कह रहे हैं कि जीवन अभी भी बाकी है, इसको फिर से दिया जा सकता है। ये बात मल्लिका से कह रहे हैं कालिदास जी। बहुत रोचक प्रकरण चल रहा है बच्चों, आगे ध्यान दें। अभी भीतर से बच्ची के रोने की स्वर सुनकर मल्लिका भीतर चल देती है और कालिदास हतप्रभ होकर उसे जाते देखते हैं। मल्लिका ने से पूछते हैं कि यह किसके रोने की आवाज है। मल्लिका कहती है वह यह उसका वर्तमान है। तभी द्वार पर कीचड़ से लथपथ विलोम प्रवेश करता है और अनर्गल बोलने लगता है। सामने कालिदास को देखकर बोलते बोलते रुक जाता है। उसे वह जाना पहचाना चेहरा लगता है। वह कहता है कि परिचित आकृत होते हुए भी वह उसे पहचान नहीं पाया। कालिदास से पूछता है कि क्या वह उसे पहचानता है। कालिदास कहते हैं आकृति बहुत बदल गई है, परंतु व्यक्ति आज भी वही है। ध्यान देने की बात है। विलोम वहां आता है, बारिश हो रही है, कीचड़ से लथपथ है, भीगा हुआ है और स्पष्ट शब्दों में वह आता है, कुछ अनर्गल बातें करता है, उल्टा सीधा मल्लिका करता है और कालिदास भी समझ जाते हैं शायद। तो कहते तुम मुझे पहचान रहे हो, तो बताते हैं पहचाना हुआ चेहरा लग रहा है लेकिन तुम वही हो, यानी वही विलोम जिसमें नकारात्मक विचार भरे पड़े थे, वही नकारात्मक विचार वाला विलोम, शायद तुम वही हो। बात भी सही बच्चों, व्यक्ति का स्वभाव नहीं बदलता, व्यक्ति की वाणी नहीं बदलती। ये बात कालिदास जी जैसे मानो अपने विचारों के माध्यम से व्यक्त कर दिया हो। कितनी सुंदर बातें कालिदास जी ने कही यहाँ पर बच्चों। आगे विलोम कालिदास के स्वर को पहचान कर कहता है कि उसे भी कालिदास से मिलने की इच्छा थी। कहकर वह उसको गले लगाना चाहता है। मल्लिका से कहता है कि विलोम इस पर
इस घर में अब आया चित अतिथि नहीं है, वह अधिकार से यहाँ आता है और कालिदास का स्वागत और आतिथ्य कर सकता है। वो मल्लिका से कहता है कि उसने अब तक कालिदास के आतिथ्य की तैयारी नहीं की। फिर कालिदास की ओर मुड़कर कहता है कि उसने मल्लिका की बच्ची को सुना नहीं देखा, बच्ची को नहीं देखा। उसने आंखें हिरण शावक से कम सुंदर नहीं है। यह देखकर बताया कि बच्ची की आकृति सचमुच विलोम से मिलती है, या कहने का मूल शाब्दिक आशय है कि वाकई वो बच्ची विलोम की है। अब वह नहीं चाहकर के भी मल्लिका विलोम की हो चुकी है, लेकिन परिस्थितियों की मारी हुई थी, क्या करे, ग्रहण करना पड़ा। कौन? मल्लिका को। इसकी आंखें, इसके चेहरा थोड़ा देखो, विलोम से मिल रहा है या नहीं? तो कालिदास हर तरफ रहते हैं कि मेरे न जाने के बाद वाकई मल्लिका इतना दुख था, इतना दुखी, अपने आप को बचाने के लिए क्या से क्या नहीं करना पड़ा, परिस्थितियों के साथ समझौता करना पड़ा। कालिदास भी मल्लिका की मजबूरी को समझ रहे हैं और वो जान भी रहे हैं कि आज मल्लिका के जीवन में सामाजिक आर्थिक जो परिवर्तन हुआ है उसके लिए सीधे स्तर पर कोई और नहीं जिम्मेदार है, बल्कि कालिदास स्वयं जिम्मेदार है। आगे बच्चों ध्यान दें। मल्लिका हाथों में मुंह छिपाए आसन पर बैठती है और विलोम कालिदास के पास जाता है। कालिदास से जाने को कहते हैं। उत्तर में विलोम हंसते हुए कहता है, इस घर से या गांव से सुना है कि शासन बहुत करीब होता है। आज तुम्हें वर्षों से छोड़ी हुई ये भूमि अपनी प्रतीत होने लगी है। तुम चाहते हो कि मैं चला जाऊं। मैं चला जाता हूँ इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते हो, बल्कि इसलिए कि तुम आज यहाँ अतिथि हो और अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए। जाते जाते मल्लिका से कहता है कि कालिदास के अतिथि में कोई कमी न आए। यानी विलोम का अधिकार मल्लिका पर कहीं कुछ ज्यादा हो चुका है, इसलिए मल्लिका को कहकर जाता है, अभी तक तुम्हारा अधिकार था इस मल्लिका पर। कालिदास बताकर जाता है, कालिदास से भी कहता है अभी तक तुम्हारा अधिकार था, लेकिन अब उसका अधिकार हो चुका है। लेकिन अब तुम्हारी आतिथ्य, तुम अतिथि हो, मुझे थोड़ा सेवा होना चाहिए। तुम जो कहोगे तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ। और विलोम वहां चला जाता है। फिर वार्तालाप आगे बढ़ता है बच्चों। कालिदास झरोखे के पास जाते हैं और पुराने समय में खो जाते हैं। वह कहते हैं, आषाढ़ का एक दिन ही था, घाटी में मेघ घिरे हुए थे। वह आहत हिरण शावक को उठाकर लाए थे। मल्लिका ने उसका उपचार किया था। कालिदास प्रकृति में खो जाते हैं और वह कहते हैं, ध्यान पुरानी बातों में होता है, जब फिर से मुलाकात हुई मल्लिका की कालिदास से हो गई है, प्रकृति के उस लुप्त का, उस आनंद का भाव में खो चुके हैं कालिदास। कालिदास कहते हैं कि वही आषाढ़ का एक दिन आज भी है। मल्लिका तुम कितनी महान हो, और उस दिन यानी जो हरिण शावक मिला था, घायल था, उसकी तुमने कितनी सेवा की थी, उसे बचाया था। यानी उन पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। कौन? महाकवि कालिदास। आज बड़ी सुंदर प्रकरण चल रहा है बच्चों, ध्यान दो। वायु में वो नमी है, वातावरण में भी वैसी ही दुनिया है, वही चेतना है, इसमें कंपन होता है, हृदय वही है, इसमें आवेश जागता है, और आसन के पास से ग्रंथ उठा लेते हैं, कहते हैं यह कोरे पृष्ठों का महाकाव्य तब नहीं लिखा गया था। यानी उन्होंने कितनी बड़ी बातें कह दी। एक समय था, प्रकृति में कितनी आदरता थी, वो दोनों जब मिले थे, एक दूसरे से गले लगे थे, कहें कि वह तब इस समय महाकाव्य की रचना नहीं हुई थी, लेकिन दूसरा भाव था उस समय। इन कोरे पृष्ठों पर महाकाव्य की रचना नहीं हुई थी। यानी एक बात कालिदास ने स्पष्ट कर दिया
वेदना विरह प्रेम का क्लाइमेक्स पॉइंट होता है। वेदना के आंसू ही प्रेम के महाकाव्य का सृजन करते हैं। जैसा कि महावीर वर्मा ने भी लिखी है, सांधनी पुस्तक में अपनी लिखी है, मैं कहीं वर्णन किया हूं। इन आंखों ने देखी न राह कहीं, इन्हें धो गया नेह का नीर नहीं, करती मिट जाने को साथ कभी, इन नैनों को पजीर नहीं। देखी नहीं वह देश जहां, प्रिय से कम मादक पीर नहीं, प्रिय से कम मादक पीर नहीं। धन्यवाद महादेव वर्मा, क्या बात कर दी उन्होंने, एकदम प्रेम के भाव को परिभाषित कर दिया। प्रिय से कम मादक नहीं, प्रिय जितना मादक होता है उससे कहीं मादक और कहीं अधिक आनंददायक वेदना होती है, विरह होता है। उसी विरह विरह का मूल्यांकन मार्मिकता के साथ यहाँ पर महाकवि कालिदास जी करते हैं। उस समय महाकाव्य की रचना नहीं हुई थी, लेकिन अब जब तुम रोई हो इन कागज के पन्नों पर तो तुम्हारे आंसू की बूंदें गिरी है, उससे महाकाव्य कहीं ना कहीं रचना हो गई। यह रचना हो गई। क्या सुंदर भाव में कालिदास जी ने वर्णन कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा सुंदर। आंसू का इतना महत्व होता है तो बच्चों, ऐसे लोग मार खाने के बाद रोते हैं तो तुम्हारा आंसू का महत्व नहीं होता है, लेकिन ऐसे ही विरह में रोने का आंसू का अलग महत्व होता है, अलग अलग टाइम पर भी आंसू का महत्व होता है। क्या भाव है, आगे ध्यान दो। मल्लिका पूछती है कि क्या वह फिर अथ से आरंभ करना चाहते हैं। कालिदास कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि वह अथ से आरंभ करना चाहते हैं, पर समय अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि तभी भीतर से बच्ची के रोने की आवाज सुनकर मल्लिका भीतर जाती है। कालिदास ग्रंथ आसन पर रखते हुए कहते हैं, क्योंकि वह प्रतीक्षा नहीं करता। क्योंकि समय कहा जाता है ना, टाइम टाइड्स वेट्स फॉर नन, समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करती। उनके दिमाग में आता है और सोचते हैं कि नहीं, अब मल्लिका भी अपने जीवन में व्यस्त हो गई है, अब उस प्रेम प्रकरण को फिर से प्रारंभ तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि मल्लिका भी किसी की बन चुकी है, किसी का उस पर अधिकार हो चुका है। कालिदास बहुत दूर तक सोचते हैं। अब इसके बाद में कालिदास उसको दुख और नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि कालिदास के रहने पर मल्लिका का दुख कहीं बढ़ न जाए, इसलिए उसके दुख को भी बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं। ध्यान देने बात है। कालिदास झरोखे के पास चले जाते हैं। बाहर बिजली चमकती रहती है, मेघ गरज रहे हैं, वर्षा होने लगती है। वह ग्रंथ उठाकर देखते हैं, फिर वही रख देते हैं। भीतर की ओर एक नजर डालते हैं, फिर बाहर से दोनों किवाड़ मिलाकर चल देते हैं। कुछ क्षण बाद मल्लिका बच्ची को वक्ष से लगाए आती है। कालिदास को न देखकर झरोखे के पास जाती है, केवड़ी के किवाड़ खोल देती है। वह बाहर को पैर बढ़ाती है, पर बच्ची को बाहों में देखकर वहीं रुक जाती है और टूटी सी आकर आसन पर बैठ जाती है। बच्ची को और साथ हटाकर रोती हुई उसे चूमने लगती है। बिजली चमक रही है और बादलों की गर्जना सुनाई देती है। कालिदास मल्लिका के जीवन की सच्चाई जानकर उसे भाग्य के सहारे छोड़कर चले जाते हैं। यही नाटक की तीसरी है। प्यारे बच्चों, नाटक बहुत आनंददायक है, दर्दनाक भी है। इस तरह से इस नाटक में सुखांतक और दुखांतक दोनों भाव, ट्रेजेडी और कॉमेडी, जहाँ प्रेम कॉमेडी का रूप होता है, वहीं विरह कभी कभी ट्रेजेडी का रूप ले लेता है। तो बड़ा, यानी कुछ बच्चे तो बड़ा विचित्र मानेंगे इस नाटक के अंत को। यानी देखते हैं कालिदास जी कि वही गर्जना, वही बरसात, वही तेज हवाएं चल रही हैं, सब कुछ। कालिदास सोचते हैं कि अब मुझे मल्लिका के जीवन में ज्यादा इंटरफियर, इन बाधाएं नहीं डालना चाहिए मुझे, और धीरे से निकल जाते हैं। किवाड़ उसी तरह से बंद कर देते हैं। मल्लिका बच्ची को लेकर के आती है। सोच रही मल्लिका कि मैं भी निकल जाऊं, खोजून के साथ हो लू। भाई सूर ने लिखा है,
सुर सागर में भंवर गीत के अंश में लरिकाई को प्रेम कहाँ छूटत है, तो वाकई बचपन का प्रेम है, कैसे छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा। लरिकाई को प्रेम कहाँ छूटत है, बचपन से उमड़ता हुआ प्रेम छूटता नहीं। तो वही बात है, प्रेम छूट नहीं रहा है मल्लिका का, लेकिन जैसे ड्योढ़ी के बाहर कदम रखने का प्रयास करती है, वैसी बच्ची चूंकि साथ में है और समझ जाती है बच्ची को लेकर के मैं कैसे जाऊंगा, और भी बरसात हो रही है, बादल गरज रहे हैं, अब तो मेरा भविष्य मेरे इस वर्तमान के साथ में है। अपने भूत का परित्याग, कहीं न कहीं भूत को और वर्तमान को और भविष्य के बीच मुझे सामंजस्य स्थापित करना होगा। उसी प्रकार से मानो हमारे जीवन में भी वर्तमान, भूत और भविष्य का सामंजस्य होना आवश्यक है। सारे कार्य को हमें सोच कर करना है, वर्तमान और भविष्य के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। इसीलिए मल्लिका ने बहुत कुछ सोचकर अपने कदम पीछे खींच लेती है और बच्ची को चूमती है कि नहीं, तुम्हारे भविष्य के साथ में कुछ ऐसा कुछ नहीं होने, चूमने लगे। कोई भी माता पिता हो जो अपने दुख को झेलते हैं, जो अपने कष्टों को झेलते हैं, वो नहीं कभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी वैसा ही दुख झेलें, वैसे ही कष्ट को झेलें, कभी नहीं चाहते बच्चों। इस बात का मूल्यांकन भी कहीं कहीं इस नाटक में होता है। बच्चों वो अपने वर्तमान के साथ केंद्रित हो जाती है, इस तरह से नाटक का अंत हो जाता है बच्चों। और यह नाटक जो सावन का एक दिन है, आषाढ़ के एक दिन से प्रारंभ हुआ, वहां क्या मिलन था, क्या प्रेम की तरंगें थी, ऐसे दोनों भीग गए थे मानो दोनों का बरसात के उस प्रेम में, रंगों में मानो दोनों की अंतरात्मा भीग गई, अंतरात्मा। मुझे यह भाव बताते बताते कबीर का यह दोहा याद आ गया बच्चों। ध्यान देने की बात है, कबीर ने दोहा लिखा है, ध्यान दो। बरसा बादल प्रेम का भीग गया सब कहीं, अंतर भीगी आत्मा हरी हुई बन राई। बरसा बादल प्रेम का, क्या सुंदर भाव लिखा, यानी वो दोहा बड़ा गजब का है। बरसा बादल प्रेम का हरी हुई बन राई, अंतर भीगी आत्मा, ऐसा ही कुछ है। लेकिन भाव यहां से मिलता जुलता है बच्चों कि वाकई वह प्रेम रूपी जो बरसात हुई थी, दोनों के अंतरात्मा से निकल नहीं पाया आज भी, और उसी प्रेम के की पराकाष्ठा है। कालिदास ने तमाम महाकाव्यों की रचना कर डाली, और इधर मल्लिका न लिख करके भी अपने आंसुओं से, यानी कोरे कागजों पर जो आंसू बहाई है, मानो एक महाकाव्य की रचना कर डाली। कालिदास ने स्वयं कहा कि तुम तो पहले से ही महाकाव्य रचना कर डाली, कितनी महान। इस तरह से कालिदास वहां से प्रस्थान कर जाते हैं, नाटक का अंत होता है, बड़ा सुंदर अंत हो जाता है। प्रेम के भाव के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो दुखांतक है, दुख तो है, कष्ट तो है कि पता नहीं क्या हुआ मल्लिका बेचारी का, और कालिदास का क्या हुआ इसके बाद। ये तमाम प्रश्न पाठक वर्ग के हृदय पटल पर बादल के, यानी आकाश में बादल जैसे घूम रहे हैं, वैसे हमारे पाठकों के हृदय पटल पर जो बादल छाए हुए हैं वो भी घूम रहे हैं। क्या हुआ कालिदास का, क्या हुआ मल्लिका का। इस तरह से तमाम प्रश्न समेटे हुए यह नाटक का अंत होता है। और यह नाटक भी आषाढ़ के एक दिन से शुभारंभ हुआ था, और आज इसी एक दिन के साथ अंत हो रहा है। इस तरह से नाटक का समापन हो गया बच्चों। धन्यवाद।